Hello everyone, myself Mohammed Ali. I'm currently doing my MBBS from a government medical college. तो आज हम लोग जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें पढ़ेंगे क्या बेसिकली वो मैं पहले बता दूं। पहले पढ़ेंगे सेल का ओवरव्यू, सेल होता क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। उसके बाद देखेंगे यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि मैंने लिविंग वर्ड्स में भी तुम्हारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बार बार बोल रहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, लेकिन उसका मतलब था क्या, तो वो अभी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे यूनिट ऑफ लाइफ में। बाय द वे मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुआ इन द सेंस, मेरे को किसी एक स्टूडेंट ने पूछा कि मतलब कोई भी, मेरे को भी ऐसा लगा कि कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं ना, तो क्यों पढ़ता, अगर वो क्लियर हो जाए ना हम लोग को कोई भी चैप्टर इजी हो जाता है। तो उस हिसाब से अगर मैं बताऊं, जो तुम्हारा ये सेल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये हम लोग का जो देखो, एक चीज़ याद रखना ना, साइंस में कोई भी हम लोग चीज़ पढ़ते हैं तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। बिना काम का हम लोग कोई भी चीज़ नहीं पढ़ते, ये बात याद रखना। कोई भी चैप्टर हो, चाहे तुम्हारा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो। तो सेल हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, अभी तुम लोग खुद सोच के देखो कि सेल का जरूरत क्या है। तुम लोगों ने एक बीमारी के बारे में तो सुना होगा कि डाउन सिंड्रोम क्या है, टार्नर सिंड्रोम क्या है, उसके बाद तुम्हारा लेस्नियन सिंड्रोम क्या है। मैं बताता हूँ। ये जो जितना भी तुम्हारा बीमारी है डाउन सिंड्रोम, जिसमें तुम्हारा क्या हो जाता है, उसके बाद टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अभी हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में या फिर मोलिकुलर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। बेसिकली ये सारा बीमारी तुम्हारा क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है। और तुम्हारी बीमारी है हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकेटोनुरिया है, उसके बाद तुम्हारा लेस्नियन सिंड्रोम हो गया। मतलब ऐसे बहुत सारा तुम्हारा क्या है बीमारी है, जिसको अगर तुम ठीक करना है ना, तो तुम्हारा किसको जरूरत पड़ा कि तुमको सेल के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि ये सारा डिफेक्ट तुम्हारा कहाँ पे होता है, एक सेल के अंदर। सबको पता होगा, कि अगर पता भी नहीं भी होगा तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि किसी को पता नहीं कि सेल क्या होता है। तो बेसिकली तुम ऐसे समझ लो कि तुम्हारा सेल क्या है, एक तुम्हारा घर का चारों तरफ का क्या है, तुम्हारा बाउंड्री है, वॉल है। फॉर एग्जाम्पल एक पक्का दीवार है, और उसका अंदर क्या है, एक घर है। और घर के अंदर भी तुम्हारा क्या है, एक गार्जियन होगा, कोई भी एक होगा, और पापा हो या मम्मी हो, या फिर कोई भी तुम्हारा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कोई भी हो, एक गार्जियन होगा जो कि पूरा घर का संभालेगा। मतलब उसके ऊपर डिपेंड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और बाकी सारा छोटा मोटा चीज़ भी रहेगा तुम्हारा घर पे, जैसे तुम्हारा ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सारा। उसके बाद तुम्हारा फर्नीचर वर्नीचर। तो अभी मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, देखो सिर्फ अगर तुम खुद एक बार ये सोच के देखो कि तुम्हारा अगर घर पे कोई भी दिक्कत हो गया, किसी भी एक मेंबर का कोई भी दिक्कत हो गया, फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो घर संभालने वाला था, फॉर एग्जांपल तुम्हारा फादर, अगर उसका कोई भी चीज़ कुछ भी दिक्कत हो गया, तो सारा घर का क्या होगा, जो तुम्हारा कंट्रोल करना था वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएगा, उसमें बहुत सारा दिक्कत आ सकता है। तो सेम तुम्हारा क्या है, अगर सेल के न्यूक्लियस जो मैं बोल रहा हूँ कि गार्जियन, वो तुम्हारा क्या होता है, डीएनए होता है। तो अगर उसमें कुछ चेंजेस आ गया ना, अगर कुछ गड़बड़ी हो गया, तो पूरा सेल में क्या हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और उसके वजह से तुम्हारा क्या होगा, बहुत ही जो मैंने बीमारी बोल रहा था, तुम्हारा डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, टार्टर सिंड्रोम, लेस्नियन सिंड्रोम, ये सारा बीमारी होगा। तो अगर तुमको पता ही नहीं है कि एक्चुअली ये डिफेक्ट किसकी वजह से ये सारा बीमार हो रहा है, तो तुम पूरा ये इस टाइप का होगा, गवार जैसे वो हो जाएगा ना, कि तुम सवाल करोगे अरे किसी वजह से, मतलब ऐसा हो सकता ना। मैंने जो देखा, मतलब कि अगर किसी का भी ऐसे इस टाइप का बीमारी होगा, लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में, अरे कि ये इसने पाप किया था, इसका मम्मी पापा ने, इसका ये पाप भोग रहा है शायद। तो ऐसे सोचते हैं। अगर अगर गवार मतलब सॉरी गवार मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब जिसको कोई नॉलेज नहीं है कुछ नहीं, तो वो ऐसे सोचेगा। और एज अगर तुम डॉक्टर, अगर तुमको सेल के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, कल जाके तुम डॉक्टर बनोगे, अगर तुमको सेल के बारे में पता ही नहीं है, तो तुम कैसे पता करोगे कि ये बीमारी किस वजह से हो रहा है, अगर तुमको सेल के बारे में पता नहीं होगा। तो सोच रहे हो, मतलब सेल इतना छोटा चीज़ है, लेकिन अगर उसके बारे में तुमको पता नहीं होगा ना, तो तुम कोई ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाओगे, अगर तुमको पता ही नहीं कि सेल के अंदर होता क्या है। तो समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए सेल जानना, कि सेल होता क्या है। तो ठीक है, अभी मैं सेल स्टार्ट करता हूँ, बाकी जो जो यहाँ पे तुमको मिलते जाएगा, ये बात तो पता चल जाएगा इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, अभी क्यों ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए कि हाँ पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग। तो ठीक है, तो मैंने जैसे कि बोला था तुमको कि सेल के चारों तरफ, सेल क्या है तुम्हारा, एक जो चारों तरफ तुम्हारा घर के बाउंड्री है, वॉल, वो है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल वॉल।
और उसका अंदर क्या होता है, घर होता है, तो वो तुम्हारा क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और सबसे अंदर तुम्हारा वो कंट्रोल करने वाला कौन होता है, तुम्हारा पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब पापा या मम्मी, कोई भी एक, वो हो गया तुम्हारा क्या, न्यूक्लियस। बेसिकली ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो चीज़ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। बेसिकली मैं बताता हूँ, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर देखो ये जैसा तुमको लिक्विड जैसा चीज़ दिखेगा ना, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस का अंदर जो तुम्हारा लिक्विड दिखेगा, पानी जैसा चीज़, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म को एक साथ हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्यों, ये प्रोटोप्लाज्म टर्म तुमको बहुत बार मिलेगा बहुत सारे चैप्टर में, लेकिन तुमको पता ही नहीं होगा कि प्रोटोप्लाज्म होता है क्या, तो दिक्कत होगा उसमें फिर तुम्हारा। तो तुमको एक एक चीज़ पता होना चाहिए। अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो ना, तो सारा टर्म तुमको याद होना चाहिए, ताकि बाद में जाकर तुम्हारा कोई भी दिक्कत ना हो दूसरा चैप्टर में। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, और अगर प्रोटोप्लाज्म के साथ अगर सेल मेम्ब्रेन भी ले लिया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, और ये तुम्हारा रहा सेल वॉल। ठीक है, तो सेल बेसिकली क्या है, हम लोग जो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, मैं सिर्फ ह्यूमन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी अगर तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें सेल प्रेजेंट होना मस्ट है। अगर सेल, अगर मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उसमें सेल नहीं है। तो सेल बेसिकली क्या होता है, इस छोटा सा स्ट्रक्चर जो कि माइक्रोस्कोप में तुमको दिखेगा, वो बार बार रिपीट होकर तुम्हारा क्या बनाता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाता है। और जैसे कि मैं ह्यूमन का शक्ल में हूँ अभी, तो मेरे को एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर दिया गया है। किसने दिया, सेल। क्यों, मेरा पूरा बॉडी में ये सारा क्या है, पूरा सेल का रिपीट होते होते बना। तो सबसे छोटा चीज कौन सा है जिसका रिपीटेशन से हम लोग बन रहे हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, तो वो तुम्हारा क्या है, सेल। तो क्योंकि हम लोग सेल का रिपीटेशन से बन रहा है, अगर कोई भी सबसे छोटा चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। तो इसलिए सेल क्या है, हम लोग का फंडामेंटल। और ये सेल तुम्हारा जुड़ के मेरे को एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर दे रहा है। और तुम्हारा कोई एक सपोज कोई भी दूसरा एनिमल, काऊ है या डॉग है, कुछ भी है, उस वो है, अगर उसको स्ट्रक्चर दे रहा है, मतलब सेल क्या कर रहा है, तुम्हारा स्ट्रक्चर देने में भी हेल्प कर रहा है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल। और सबसे छोटा चीज तुम्हारा क्या है, सेल ही है, जिसमें तुम्हारा क्या है, कोई बहुत सारा केमिकल मतलब फंक्शन चलता रहता है, मतलब काम चलता रहता है। इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर एक एक करके अगर सेल में काम बंद हो जाते हैं ना, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, उसका डेथ होगा फिर। ठीक है, तो ये तो समझ आएगा। उसके बाद देखो, अगर तुम्हारा सेल, ये समझ आना सेल होता है क्या बेसिकली, अगर उसके बाद भी समझ नहीं आया तुमको, फिर से कमेंट करो, मैं फिर से समझा दूंगा, क्योंकि तुमको समझना जरूरी है। देखो, सेल क्या है, तुम सॉरी, सेल अगर तुम्हारा कोई भी कहीं पे भी एब्सेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग चीज। मैंने जस्ट बताया था कि लिविंग होने के लिए क्या जरूरी है, सेल। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनएनिमेट। तो सबको तो पता है कि नॉन लिविंग क्या है, लेकिन एक वर्ड मिलेगा तुमको, इनएनिमेट। तो इनएनिमेट का मतलब क्या होता है, नॉन लिविंग। और सेल अगर प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग। और लिविंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमेट। ठीक है, तो अभी तुम सारा का सारा चीज अच्छे से समझ लो। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है तुम्हारा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है किससे बना होगा, तुम्हारा सेल से। जस्ट मैंने बताया था, अगर वो चीज एक सेल से बना हुआ है, तुम खुद सोच सकते हो कि कोई भी ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ सिंगल सेल से बना हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसा भी है तुम्हारा, मतलब ज्यादातर तुम्हारा एक से ज्यादा सेल से बना हुआ है, जैसे कि हम लोग खुद ह्यूमन बींग्स हो गया, कोई भी तुमको जो खाली आंख से दिख रहा है, जैसे कि तुम्हारा प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, ह्यूमंस हो गया, कुछ भी, ये सारा ऑर्गेनिज्म है, ये तुम्हारा क्या है, मल्टी सेलुलर है। और यूनिसेलुलर जैसे कि तुम्हारा एक सेल से बना हुआ एमीबा। एमीबा का नाम सुना होगा, क्या होता है एमीबा, एक सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। उसके बाद तुम्हारा बैक्टीरिया, जो तुम्हारा मोनेरा था ना, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा कंप्लीट तुम्हारा दोनों ग्रुप क्या है, तुम्हारा यूनिसेलुलर है। तो मैंने बोला था ना कि तुम्हारा जो प्रोकैरियोट्स है, सॉरी प्रोकैरियोट्स बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हो उसका नाम, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा तुम्हारा क्या था, वो था यूकैरियोट्स, लेकिन तुम्हारा सारा का सारा क्या था, यूनिसेलुलर। तो वही उसी पे तुमको मिला था ना, प्रोटोजोआ में एमीबा। तो एमीबा भी तुम्हारा क्या, सिंगल। अगर किसी ने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, बाद में लेक्चर देख लेना हो, तो मैं तो ऐसे भी बता ही दिया कि एमीबा क्या होता है, तुम्हारा सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म, जो कि किस में आता है, तुम्हारा प्रोटिस्टा का प्रोटोजोआ में आता है। और बैक्टीरिया मोनेरा में आता है, मैंने तो बताया था। और ये देखो तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्यों, क्योंकि ये खुद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर पा रहा है। मतलब ये जो एक लाइफ चलने के लिए जो फंक्शन चलना जरूरी है, मतलब न्यूट्रिशन या दूसरा कुछ चीज़ हो,
तो वो एक ही सेल में हो रहा है, तो इसी वजह से वो तुम्हारा क्या है, अकेले तुम्हारा एग्जिस्टेंस कर रहा है। उसके बाद कि इसका डिस्कवरी कैसे हुआ, सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, किससे पता चला? तो सबसे पहले क्या हुआ था पता है, तुम्हारा जो रॉबर्ट हुक है वो क्या किया था, तुम्हारा जो तुम्हारा क्या बोलते हैं बोतल होता है ना, मैं यहाँ पे नहीं है अभी, ठीक है ठीक है मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा बोतल है, तो पहले क्या होता था, तुम्हारा जो कांच का बोतल होता था उसमें कॉर्क में क्या, इसमें क्या लगा होता था, कॉर्क मतलब एक तुम्हारा काठ का, मतलब वो काठ का हम लोग इधर पर लगा देते, इससे ढक्कन नहीं था उस टाइम में। तो तो उसमें क्या किया था रॉबर्ट हुक ने, तुम्हारा माइक्रोस्कोप का अंदर देखा था, और उसको क्या देखा था, हानि बी का जैसे कि तुम्हारा छत्ता होता ना, इस टाइप का, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ऐसे इस टाइप का उसको स्ट्रक्चर मिला था और बीच में से न्यूक्लियस, लेकिन उस टाइम उसको ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस उसको प्रेजेंट नहीं मिला था। पता है क्यों? क्योंकि वो जो देखा था, क्योंकि इतना दिनों से अगर उसको ढक्कन ढक्कन की तरफ से जैसे यूज कर रहा है, तो डेथ हो चुका ऑलरेडी वो प्लांट, जिसका उसने वो एज ए केप यूज किया। तो उसको जो दिखा उसमें साइटोप्लाज्म नहीं दिखा था या फिर प्रोटोप्लाज्म नहीं दिखा था, कि वो डेथ, वो क्या देखा था तुम्हारा, तुम्हारा डेड प्लांट, मतलब प्लांट का सेल देखा था। तो सबसे पहले अगर पूछेगा कि सेल किसने दिखा था तुम्हारा, तो रॉबर्ट हुक। और ये भी बोल रहा कि डेड प्लांट किसने देखा था सबसे पहले, डेड प्लांट का तुम्हारा सेल, रॉबर्ट हुक। अगर बोल रहा कि लिविंग सेल किसने देखा था सबसे पहले, तो तुम आंसर देना एंटन वॉन लीeuwenhoek। और किस में देखा था इसने, बैक्टीरिया का लिविंग सेल देखा था उसने। और न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, तुम्हारा रॉबर्ट ब्राउन 1831। ये ईयर भी तुम याद रखना। उसके बाद क्योंकि देखो इतना छोटा चीज है, उसको देखने के लिए हम लोग, कोई भी छोटा चीज को देखने के लिए हम लोग क्या जरूरी है, तो माइक्रोस्कोप। और सबसे अच्छा कौन सा माइक्रोस्कोप तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जैसे ही कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुआ 19 तुम्हारा अराउंड 1950 के अराउंड, तो उससे और ज़्यादा इजी हो गया हम लोग को सेल के बारे में डिटेल्स तुम्हारा स्टडी करना, कि सेल का अंदर एक्चुअल में क्या क्या होता है। तो उसके बाद तुम्हारा क्या हुआ, सेल के बारे में पता चला, ठीक है। तो कोई भी अगर चीज़ आता है ना साइंस में, क्या होता है, तो उसको पहले सबसे पहले उसके बारे में कुछ थ्योरी दिया जाता है, मतलब सोचता है कि साइंटिस्ट लोग कि ऐसा होता होगा, बाद में उसको प्रूव करता है। अगर वो प्रूव कर गया तो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं, थ्योरी तुम्हारा प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही तुम्हारा सेल के बारे में थ्योरी देने वाला दो साइंटिस्ट था बेसिकली। एक था तुम्हारा मैथियस शेल्डन, 1838 में दिया था, जो कि तुम्हारा क्या है, जर्मन बोटानिस्ट। ये क्वेश्चन पूछा था कि मैथियस शेल्डन है क्या, तो तुम्हारा क्या ये तुम्हारा बोटानिस्ट है, कहाँ से है, जर्मन। ये भी पूछा जाता है, सोच के देखो, साइंस में नीट में आ चुका है ये क्वेश्चन। और थियोडर स्वान क्या था तुम्हारा, जूलॉजिस्ट था, और ब्रिटिश ये क्या था तुम्हारा, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। तो ये तुम कैसे याद रखोगे कि कौन बोटानिस्ट है कौन जूलॉजिस्ट है, और ये तो कैसे रखोगे, जो तुम्हारा मेथियस शेल्डन है ना, तो मेथी, मेथी पता है ना, मेथी जो लोग खाते हैं, तो मेथी क्या है तुम्हारा, एक्चुअली बेसिकली प्लांट से मिल रहा है, तो वो प्लांट का मतलब क्या है, बोटानी। तो वो क्या होगा, मेथियस शेल्डन तुम्हारा बोटानिस्ट हो गया। और जो तुम्हारा श्वान है, संस्कृत में श्वान का मतलब क्या है तुम्हारा, डॉग। तो डॉग क्या तुम्हारा, एनिमल, मतलब तुम्हारा जूलॉजी में आ गया ये, तो ये क्या होगा तुम्हारा, थियोडर श्वान जूलॉजिस्ट। तो ऐसे याद रखना, ठीक है। और ये तुम्हारा ब्रिटिशर था, ये तुम्हारा क्या है, मैथियस शेल्डन जर्मन बोटानिस्ट है। उसके बाद देखो, अगर ये बोटानिस्ट है तो ये किसके बारे में स्टडी करेगा, तो इसने क्या स्टडी किया था, बहुत सारा प्लांट को उसने स्टडी किया था, और देखा था कि प्लांट किससे बना हुआ है, तुम्हारा सेल से। और सेल बाद में जाके तुम्हारा क्या बनाता है, बहुत सारा सेल इकट्ठा होकर तुम्हारा बनाता है टिश्यू। उसके बाद और ये मतलब ये स्टेटमेंट दे देता है कि स्टडी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड कंपोस्ट ऑफ सेल्स एंड फॉर्म्स टिश्यू। और बोलता है कि ये किसका स्टेटमेंट है, तो किसका है तुम्हारा, जैसे कि प्लांट आ गया ना, तुरंत क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैथियस शेल्डन। उसके बाद थियोडर श्वान ने क्या किया था, उसने भी बहुत सारा एनिमल का सेल देखा था। ऑब्वियसली एनिमल का साथ सेल ही देखेगा ये, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, जूलॉजिस्ट है। जब उसने एनिमल का सेल देखा तो वो इधर की थिन लेयर से कवर है उसका सेल, तो वो क्या था तुम्हारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं एक बात बताऊं, एनिमल में तुम्हारा सेल वॉल एब्सेंट रहता है, लेकिन तुम्हारा जो प्लांट्स हो गया और दूसरा ऑर्गेनिज्म हो गया,
उसमें तुम्हारा क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो कोई भी चीज़ देखो, अगर तुम हो, तुम्हारे पे कोई भी एक कैरेक्टर है जो कि किसी में नहीं है, तो वो तुम्हारा क्या होगा, यूनिक कैरेक्टर होगा सेम। उस टाइम में जो तुम्हारा थियोडोर श्वान था, उसको क्या देखा था प्लांट में, सेल वॉल देखा था। तो उसने बोला था कि ये प्लांट का यूनिक कैरेक्टर है, क्योंकि तुम्हारा एनिमल में नहीं दिख रहा था फिर वो, इसीलिए। तो ये स्टेटमेंट देता है कि सेल वॉल तुम्हारा यूनिक कैरेक्टर है। किसने बोला था, थियोडोर श्वान ने। और हाइपोथेसिस क्या दिया था तुम्हारा, देखो कि प्लांट और एनिमल्स दोनों किससे बना हुआ है, सेल। हाँ, यहाँ भी पता चला, इधर भी पता चला कि प्लांट और एनिमल किससे बना हुआ है, तुम्हारा सेल से। और सेल जाके तुम्हारा दूसरा प्रोडक्ट बनाता है, मतलब टिश्यू बनाता है। मैं सीक्वेंस बताता हूँ, कुछ ऐसा है कि सेल से तुम्हारा क्या बनता है, टिश्यू। टिश्यू जोड़ जोड़ के क्या बनता है तुम्हारा, ऑर्गेन। बहुत सारा ऑर्गेन का फंक्शन मतलब क्या होता है, एज ए फंक्शन तुम्हारा क्या शुरू करता है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो सबसे छोटा चीज़ क्या है, तुम्हारा सेल। मैं वो और बताऊंगा बाद में, अभी क्यों लिखे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में फिर से आएगा। लेकिन इसमें ड्रॉबैक्स था कि ठीक है, हम लोगों को पता चलेगा कि तुम्हारा जितना भी ऑर्गेनिज्म है सेल से बना हुआ है, वो तुम्हारा मैथियस शेल्डन और थियोडोर श्वान ने बता दिया। लेकिन उन लोगों ने ये पता नहीं पाया कि न्यू सेल कैसे बनता है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अगर तुमको क्वेश्चन पूछा जाएगा क्या पूछा जाता है कि तुम्हारा सेल थ्योरी का ड्रॉबैक्स क्या है, तो ड्रॉबैक्स ये है कि ये लोग नहीं बता पाता था कि न्यू सेल कैसे बनता है। और मैंने जैसे कि बताया था, तुम्हारा जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है, तुम्हारा सेल। लेकिन वायरस क्या है तुम्हारा, लिविंग है या नॉन लिविंग, मैंने क्या बताया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, ना ही वायरस लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। तो इसीलिए वायरस के बारे में नहीं बोल पा रहा था कि किससे बना हुआ, और सेल से तो बना हुआ होता नहीं है। इसीलिए अगर कोई तुमको बोले कि वायरस लिविंग या नॉन लिविंग, तो तुम नॉन लिविंग बोल सकते हो। क्यों, कि वो सेल से नहीं बना हुआ है। और तुम लिविंग तब बोलोगे क्योंकि तुम्हारे जब ऑर्गेनिज्म का अंदर आता है ना, कोई भी जिंदा ऑर्गेनिज्म का अंदर, तो फिर तुम्हारा क्या जिंदा हो जाता है। तो उस हिसाब से, तो इसीलिए सेल थ्योरी का एक्सेप्शन क्या है, तुम्हारा वायरस है। और सेल थ्योरी तुमको ये नहीं बोल पा रहा था कि न्यू सेल कहाँ से आता है। तो इसी को सुधारा किसने, तुम्हारा राडोल्फ विर्चू। डायरेक्ट पूछा जाता है 1855, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। तो राडोल्फ विर्चू ने क्या था, फाइनल शेप दिया था जो तुम्हारा श्वान और मेथियस थियोडोर श्वान और मेथियस शेल्डन का ये सेल थ्योरी था। और क्या बोला था उसने, ओमनिस सेलुला इज सेलुला। मतलब क्या है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब ये था कि जो सेल है वो एराइज होता है बाय डिवीजन ऑफ द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो इसने बोला था क्या, कि सेल कहाँ से आता है, जो पहला सेल होता है उसका डिवीजन से नया सेल बनता है। तो इसने ये तुमने किसने बताया था, राडोल्फ विर्चू। तो क्वेश्चन ये आता है कि फाइनल शेप किसने दिया था, राडोल्फ विर्चू। और ओमनिस सेलुला इज सेलुला किसने बोला था, राडोल्फ विर्चू ने। और उसका मतलब मैंने मतलब तो बता दिया कि नया सेल कैसे आता है, पुराना सेल का डिवीजन से। और क्या बोला था उसने, दो स्टेटमेंट था, और एक तुम्हारा क्या था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, तुम्हारा सेल से, और सेल का प्रोडक्ट, सेल का प्रोडक्ट मतलब टिश्यू, टिश्यू से बना होता है। तो देखो फॉर एग्जांपल तुमको ह्यूमन का टिश्यू के बारे में सॉरी सेल के बारे में स्टडी करना है, या फिर तुम्हारा कोई प्लांट का सेल के बारे में स्टडी करना है, तो तुमको सेल कहाँ से मिलेगा। तो नॉर्मली हम प्लांट सेल के लिए किसको यूज़ करते हैं, जो ओनियन का पिल है। मैं दिखाता हूँ ओनियन का पिल। ये क्या होगा, तुमने इससे जो ये जो तुम्हारा ऑनियन है, इसमें जो व्हाइट कलर का ये जो एक लेयर निकल रहा है, ये तुम्हारा क्या है, ऑनियन का पिल। तो इसमें तुम्हारा बहुत सारा सेल है, तो ये स्टडी करना इजी हो जाता है। और अगर ह्यूमन का ह्यूमन नहीं, कोई भी एनिमल का सेल का जरूरत पड़ा, या फिर ह्यूमन का, तो हम लोग कहाँ से मिलता है, ह्यूमन का चिक सेल से। मतलब ऐसे हो गया, अंदर तुम ऐसा हाथ डाल दो, हाँ, और इधर से तुम क्या कर सकते हो, सेल को आराम से मिल जाएगा तुमको। तो ह्यूमन का चिक सेल हम लोग यूज़ करते हैं, तो ऐसे सॉरी। उसके बाद जैसे कि प्लांट का सेल ये तुम्हारा निकला, उसके बाद हम लोग अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो तुम्हारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये सेल, ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस, ये वैक्यूल दिख रहा है, ये रहा तुम्हारा सेल वॉल, ये सेल मेम्ब्रेन। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, तुम्हारा क्या है, जो एनिमल सेल है उसका क्या होता है, सबसे बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है, सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं है। लेकिन प्लांट सेल में तुम्हारा क्या होता है कि सबसे बाहर क्या मिलता है, तुम्हारा सेल वॉल। तो सबसे बाहर जो तुम्हारा लेयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डीलिमिटिंग लेयर। तो अगर तुमको पूछा जाए कि डीलिमिटिंग लेयर तुम्हारा एनिमल में क्या है, तो सेल मेम्ब्रेन है। अगर तुमको पूछेगा कि प्लांट में क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, सेल वॉल है। उसके बाद यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस तुम्हारा बेसिकली क्या होता है,
कि न्यूक्लियस में तुम्हारा यूकैरियोटिक न्यूक्लियस मतलब यूकैरियोट्स में तुम्हारा न्यूक्लियस मिलेगा और डबल मेम्ब्रेन मिलेगा, और अंदर तुम्हारा क्या मिलेगा, न्यूक्लियस और सॉरी न्यूक्लियोलस, और तुम्हारा क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेगा, और बहुत सारा से छेद मिलेगा न्यूक्लियस में। अभी देख इसके साथ तुम कंपेयर करो, ये जो तुमको बॉल दिख रहा है ये सोच लो तुम क्या है, तुम्हारा न्यूक्लियस, और ये बहुत सारा छेद है जिससे तुम्हारा क्या होता है, अंदर से बाहर तुम्हारा कोई भी मटेरियल तुम्हारा ट्रांसफर होने में ईजी हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस छेद को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोपोर। उसके बाद में पढ़ेंगे हम लोग, न्यूक्लियस है इस चैप्टर में ही है, तो उसके बाद में पढ़ते हैं क्या है नहीं है। और तुम्हारा 2 लेयर होता है, मैंने जैसे डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर लेयर एक इनर मेम्ब्रेन होता है तुम्हारा। और ये रहा तुम्हारा यूकैरियोट का क्रोमोसोम। तो यूकैरियोट का क्रोमोसोम कैसे होता है तुम्हारा, नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड होता है, मतलब ऐसा 2 स्ट्रैंड होता है, ऐसे ये एक स्ट्रैंड ये एक स्ट्रैंड, तो डबल स्ट्रैंड, और लीनियर होता है, ऐसे ऐसे सिंगल ऐसे लीनियर होता है, ऐसे गोल नहीं होता है। गोल तुम्हारा कहाँ पे मिलता है, सर्कुलर, वो तुम्हारा कहाँ पे मिलता है, प्रोकैरियोट्स में। डबल स्टैंडर्ड लीनियर मिलता है तुम्हारा यूकैरियोट्स में, जेनेटिक मटेरियल। और हिस्टोन प्रेजेंट होता है तुम्हारा। हिस्टोन क्या करता है बेसिकली, तुम्हारा इतना बड़ा अगर स्ट्रक्चर है तो उसको मतलब एक साथ रखने में तुम्हारा हेल्प करता है। क्या है पढ़ेंगे हम लोग, बस याद रखो कि हाँ हिस्टोन प्रेजेंट होता है, नॉन हिस्टोन प्रेजेंट होता है। और नॉन हिस्टोन तुम्हारा क्या होता है, एसिडिक होता है, और हिस्टोन तुम्हारा क्या है इधर बेसिक है। और क्योंकि तुम्हारा देखो हिस्टोन प्रोटीन भी है तुम्हारा, नॉन हिस्टोन भी है, और साथ में तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड न्यूक्लियर लीनियर डीएनए है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू क्रोमोसोम, क्योंकि तुम्हारा हिस्टोन नॉन हिस्टोन दोनों है। और साथ में बहुत कम प्रोपोर्शन में तुम्हारा क्या होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है। और एक बात याद रखना, तुम्हारा जो न्यूक्लियस है उसका साइज क्या है तुम्हारा, या फिर सेल, वो तुम्हारा क्या होता है 10⁻⁻⁶ मीटर, मतलब माइक्रोमीटर है तुम्हारा। और तुम्हारा डीएनए का लेंथ क्या है तुम्हारा 2.2 मीटर। तो खुद सोच के देखो, इतना बड़ा चीज़ इतना छोटा सा स्ट्रक्चर में कैसे है, तो वो तुम्हारा ऐसे मतलब क्या वो फोल्ड हो के रहता है, तो कैसे रहता है फोल्ड हो के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। सॉरी इस चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, अभी जो नेक्स्ट है तुम्हारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन आएगा उसमें पढ़ेंगे। तो कुछ भी चिंता मत करो, मैं सब पढ़ाऊंगा तुमको, मेरे को पता है कि नीट के लिए क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद देखो, अगर तुम प्रोकैरियोटिक सेल देखोगे तो उसको डायरेक्ट तुमको साइटोप्लाज्म में ही तुम्हारा डीएनए मिल जाएगा तुमको। और तुम्हारा देखो सर्कुलर है, यूकैरियोट्स का क्या था तुम्हारा, लीनियर था, दोनों तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड है, और सिंगल तुम्हारा डीएनए होता है। और तुम्हारा यहाँ पे कोई हिस्टोन नहीं मिलता है, नॉन हिस्टोन मिलता है, और नॉन हिस्टोन में तुम्हारा क्या है, बेसिक है, एसिडिक नहीं है। वहाँ पे तुम्हारा क्या था यूकैरियोट्स में, नॉन हिस्टोन तुम्हारा एसिडिक था। तो तुम्हारा प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। अभी देखो ये तुम्हारा ये जो डीएनए है इसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग, कि सर्कुलर नेकेड डीएनए। नेकेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा कोई हिस्टोन नहीं है कवर करने वाला, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है। उसके बाद तुम्हारा डीएनए कवर्ड नहीं है तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, वो डायरेक्टली तुम्हारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नंगा पुंगा, मतलब मेम्ब्रेन नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, ये सारा तुम्हारा एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। उसके बाद तुम्हारा फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब कोई कवरिंग नहीं है। उसके बाद तुम्हारा डीएनए, नॉन हिस्टोन और आरएनए मिलता है, किसमें, सिर्फ तुम्हारा प्रोकैरियोट्स में, तुम्हारा क्या बोलते हैं, हिस्टोन नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स क्या बोलते हैं इसको, फॉल्स क्रोमोसोम है तुम्हारा ये, ठीक है। ये फॉल्स हिस्टोन कहाँ से है, क्या फॉल्स क्रोमोसोम होगा, सॉरी फॉल्स क्रोमोसोम, या फिर फॉल्स डीएनए, क्रोमोसोम नहीं बोल के तुम डीएनए बोलते हो। तो ठीक है, ऑलरेडी 24 मिनट्स हो चुका है, आई थिंक ये सबसे बड़ा लेक्चर होगा आई थिंक। तो कोई बात नहीं, ये समझने वाला भी था तुम्हारा चैप्टर, तो ये इसमें हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फिर देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर 2। देखो तुम कंटिन्यूसली मतलब एक एक सीक्वेंस में देखते जाओ। कोई भी चीज़ तो अगर तुम सीक्वेंस में देखोगे ना तो बहुत तुम उसमें एब्जर्व कर सकते हो वहाँ से कोई भी चीज़। तो सीक्वेंस में देखो, अच्छा से समझ आ जाएगा ये सारी चीज़। अगर नहीं आ रहा कोई चीज़ तो कमेंट किया करो, तो मैं वो समझा दूंगा। देखो मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तो तुम लोग भी डालो एफर्ट। ऐसा नहीं कि और तुम नीट देना, ये तुम एज ए लास्ट ड्रॉप समझो तुमको, ऐसे इसमें फंस के नहीं रहना ये इस लूप में, ठीक है। कल फिर पढ़ते हैं दूसरा वाला दूसरा चैप्टर नहीं, दूसरा लेक्चर।